हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हम सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डील कर चुके हैं जो हमें पढ़ना था। इन टोटल हमने 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। इस वीडियो में आज हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, मैं किसी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे 10 के 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को कौन कौन से ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर पूरी तरीके से क्योर होता भी है या उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सबसे पहले एक लाइन आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कंडीशन, इट कैन बी मैनेज बट कैन नॉट बी क्योर्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर टाइम रहते, अगर इनिशियल फेज में ही अगर वो ट्रीट हो गया तो वो ट्रीट हो सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है, वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी को कोई भी मेंटल इलनेस है, ठीक है, कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, अगर वो बहुत ही लंबे टाइम तक है, मे बी 30 ईयर्स 40 ईयर्स, मे बी मोर देन दैट, तो वो ट्रीट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, पेशेंट रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, पेशेंट को भी इंटरेस्ट नहीं रहता ठीक होने में। ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि लॉन्ग टर्म कंडीशंस इट कैन बी मैनेज बट कैन नॉट बी क्योर्ड। अब ये मैनेज कैसे हो सकता है? मैनेज एज इन आप ड्रग्स देके मैनेज कर सकते हो, मतलब मेडिकेशंस देके मैनेज कर सकते हो। पेशेंट को अगर जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हो, थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं हो पाता है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो है और सबसे मेन ट्रीटमेंट, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, दैट इज साइकोथेरेपी। ठीक है, तो साइकोथेरेपी का क्या मतलब होता है? साइकोथेरेपी मतलब इसमें हम सिर्फ बात करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम कोई भी मेडिकेशंस नहीं देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज सीबीटी, सेकेंड वन इज डीबीटी और थर्ड है साइकोडायनेमिक या फिर स्कीमा थेरेपी। ठीक है, ये 3 थेरेपीज हमारे पास है। ये सीबीटी डीबीटी भी थेरेपीज होती है। सीबीटी एज इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी एज इन डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी और साइकोडायनेमिक या फिर स्कीमा थेरेपी। ठीक है, अब इन तीनों, ये तीनों ही क्या है? थेरेपीज हैं। इन तीनों में क्या हो रहा है, जो भी प्रोफेशनल हैं वो पेशेंट से मिलते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और उन्हें थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, सीबीटी में क्या होता है, चेंजेस मैलअडैप्टिव थॉट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें हम ना थॉट्स और बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सपोज, ठीक है, बचपन में या किसी भी पर्सन को आपने क्रिटिसाइज कर दिया कि यू आर यूजलेस, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ना, वो कोई कोई पर्सन इतना ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं कि वो यही सोचते हैं कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो सीबीटी में क्या होता है, ऐसे ही थॉट्स को, ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को जो उनके दिमाग में बैठ चुके हैं उसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि सिर्फ एक गलती हो जाने से जरूरी नहीं है कि आप यूजलेस हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, हर एक इंसान गलती करता है। तो वो हमें उनको समझाना होता है कि आप यूजलेस नहीं है, मे बी आप इस सेक्टर में गलती कर रहे हैं, मे बी आप किसी और चीज के लिए बने हैं, कोई और काम करने के लिए बने हैं। तो ऐसी चीजें उन्हें बोली जाती है सो दैट वो मोटिवेट हो, उन्हें अपना सेल्फ वर्थ पता चले। जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर है, जो भी क्रिटिसिज्म उन्होंने सुना होगा अपने अराउंड, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सीबीटी में। तो बिहेवियर और थॉट्स दोनों पे ही काम किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इमोशन रेगुलेशन। ठीक है, इमोशन रेगुलेशन एज इन इसमें इमोशंस के ऊपर काम करवाते हैं और ये सबसे अच्छा है बीपीडी के लिए। बीपीडी एज इन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब जब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमने पढ़ा था तो याद करो उसमें हमने लिखा था इमोशनली अनस्टेबल। ठीक है, जो भी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनके इमोशंस का कोई भरोसा नहीं होता है, इसी वजह से उन्हें दिया जाता है डीबीटी। अभी डीबीटी में क्या होता है, डीबीटी में ऐसा होता है जैसे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऐसा थॉट भरा हो कि उसे तो सभी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बचपन में मे बी उसे कोई छोड़ के चला गया हो या वो अकेले हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सभी उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, वो बहुत अकेले हैं। अब जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो इस थॉट को फाइंड आउट करेंगे बात करते करते, और ये जो एक नेगेटिव थॉट है उनके अंदर कि सभी मुझे छोड़ के चले जाते हैं, उस थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है कि कोई आपको छोड़ के नहीं जा रहा है, या अगर जा भी रहा है तो आप केपेबल हो, आप सारा काम खुद कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट आता है हमारे पास साइकोडायनेमिक या फिर स्कीमा थेरेपी। ठीक है, इस थेरेपी में क्या करते हैं, इंसाइट को इंप्रूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो, कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जिसकी वजह से वो जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो है वो बहुत ही ज्यादा इंसान के दिमाग में बैठ चुका हो, उसको बात करना, उसको फाइंड आउट करना कि ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी इंसान को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुई है तो उसका क्या फैक्टर है, बचपन में ऐसा क्या हुआ है, या फिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए हैं, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना और फिर उसके ऊपर वर्क करना। तो ये किस में आता है, स्कीमा थेरेपी में आता है। ठीक है, उनका इंसाइट इंप्रूव करवाते हैं, जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसका खुद का नॉलेज बनाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट आता है दैट इज मेडिकेशंस। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि सबसे इफेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट, मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, साइकोथेरेपी, सबसे इफेक्टिव भी यही है। दूसरा आता है हमारे पास मेडिकेशंस, ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, मेडिकेशंस ट्रीटमेंट नहीं करते, बस ये सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। अब देखो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो ड्रग्स क्योर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्योर करता हो, हम बस सिम्टम्स, जैसे किसी को डिप्रेशन हो रहा हो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से, तो उस इंसान को हम एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्या है, मेडिकेशंस है। डिप्रेशन क्या हो गया, इनका सिम्टम है जो उन्हें कंट्रोल करना है, लेकिन ये डायरेक्टली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है SSRIs। ठीक है, ये जो ड्रग है आप थ्रू आउट साइकेट्री में पढ़ोगे, उसके अलावा मूड स्टेबलाइजर भी पढ़ोगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी पढ़ोगे। ठीक है, जब हम साइकेट्री में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं वो हम डिटेल में, एक अलग से यूनिट है उसका, वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका क्या यूज होता है या इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बता रही हूँ, तो इतना डिटेल में मैं इसे नहीं बताऊंगी। बस हाँ ये लिख लो, SSRI जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, SSRIs। ठीक है, SSRIs। अब ये क्यों दिया जाता है, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए और इम्पल्सिविटी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब ये सब क्या माने जाएंगे, इसके सिम्टम्स हैं ये। ठीक है, ये डायरेक्ट डिसऑर्डर नहीं है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम मूड स्टेबलाइजर। अब मूड स्टेबलाइजर क्या होता है, मूड स्टेबलाइजर एज इन कभी किसी का भी मूड एलिवेटेड हो या मूड एकदम डिप्रेस्ड हो, तो ये जो मूड अनस्टेबल होता है, कभी बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो गया, कभी डिप्रेस्ड हो गया, तो ये जो अनस्टेबल मूड है उसको स्टेबल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है दैट इज मूड स्टेबलाइजर। ठीक है, और ये मूड स्टेबलाइजर क्या करता है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है और अग्रेशन, गुस्से को थोड़ा शांत करेगा। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स।
लो डोज दिए जाते हैं एंटीसाइकोटिक के, क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, और इसे हम लो डोज में देते हैं। एंगर में दे दिया, पैरानोइया में दे दिया। पैरानोइया एज इन जो जिनको बहुत ज्यादा डाउट रहता है, जिनको शक रहता है हर एक किसी पे कि वो मुझे हार्म करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम में भी हम देते हैं, और एंगर में भी देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेडिकेशन। थर्ड आता है हमारे पास साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन क्या होगा? साइको एजुकेशन एज इन फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट करना। ठीक है, आजकल क्या है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है मेंटल हेल्थ के बारे में, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट को जाके बोले कि मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पेरेंट्स उल्टा मार देंगे बच्चों को। ठीक है, कि अरे तुम पढ़ना नहीं है इसलिए तुम बहाने मार रहे हो, तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं करना है इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। पर आज अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलता है कि आई एम डिप्रेस्ड या फिर मुझे एंजाइटी हो रही है, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसे सीरियस लेंगे। ठीक है, मैं हर एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस अब आ चुकी है मेंटल हेल्थ को लेकर। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे ये नहीं पता कि बच्चों को क्रिटिसाइज, बचपन में नेगेटिव क्रिटिसाइज ज्यादा मत करो, और उन्हें बार बार टोकना, बार बार मारना, ये सारी चीजों से ना उनके दिमाग पे अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, और वो चीज बहुत गलत डायरेक्शन में जाती है। तो इसी वजह से फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है अबाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, दूसरा आता है इंप्रूव इंसाइट एंड कॉम्प्लायंसेस। ठीक है, तो पेशेंट का इंसाइट भी होना बहुत जरूरी है। इंसाइट का मतलब क्या होता है? खुद के बारे में पता होना। जैसे ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ओसीपीडी, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये दोनों ही डिसऑर्डर अलग अलग है, लेकिन ओसीपीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पेशेंट का इंसाइट प्रेजेंट नहीं होता है। पेशेंट को नहीं पता होता कि उसे ओसीपीडी है, लेकिन ओसीडी में इंसाइट प्रेजेंट है, और पेशेंट को पता है कि उसे दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे ये सब नहीं करना है लेकिन उसे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंसाइट। ओके, तो ये हो गया साइको एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सपोर्टिव थेरेपीज पे। तो कुछ सपोर्टिव थेरेपीज दी जाती हैं साइकोथेरेपी के साथ साथ, जैसे ग्रुप थेरेपी हो गया, फैमिली थेरेपी हो गया, सोशल स्किल ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, तो ग्रुप थेरेपी में जैसे एक पर्सन ओसीपीडी वाला है, उसको ट्रीट करने के लिए उसके साथ कुछ और लोगों को बिठाया जाएगा जिन्हें सेम प्रॉब्लम हो सकती है, और वो सब अपनी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। स्टोरी शेयर करने से क्या होता है, हमें पता लगता है कि सिर्फ हम नहीं हैं इस प्रॉब्लम में, और भी बाकी लोग हैं, और उनकी प्रॉब्लम सुन के हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेटेड फील होता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब भी आप एग्जाम में पढ़ रहे हो और अगर आपका बहुत सारा सिलेबस रहता है और आप अपने फ्रेंड को फोन करो और आपके फ्रेंड ने बोला कि अरे टेंशन मतलब मेरा भी बहुत रहता है, तो स्टिल आपको थोड़ा बहुत बेटर लगता है कि चलो हम दोनों सेम पेज पे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब ग्रुप थेरेपी होती है तो लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, और यस वी कैन डू इट एंड वी कैन जस्ट कम आउट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी एज एन, जो मैंने बताया कि पहले जमाने में अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलेगा कि मुझे साइकेट्रिक इश्यूज हैं, मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे कि क्या होता है, हमें नहीं पता, ऐसी कोई चीजें नहीं होती, तुम बस बहाना मार रहे हो। ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा बोल दिया जाता है कि उस बच्चे पे भूत आ गया है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। फैमिली थेरेपी में फैमिलीज को बताया जाता है कि जो भी पेशेंट है उसको क्या दिक्कत हो रही है, उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके इमोशंस अनस्टेबल क्यों है, और फैमिलीज जब ये चीज समझती है तो वो उनके टुवर्ड्स थोड़ा सपोर्ट शो करती है, और उन्हें समझना शुरू कर देती है कि ये जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल स्किल ट्रेनिंग, मतलब पब्लिकली आपको कैसे बात करना है, अपनी इमोशंस को कैसे शो करना है, ये सारी चीजें आती हैं सोशल स्किल ट्रेनिंग में। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हम तब करते हैं जब बहुत सीवियर केसेस हो, जैसे कि सेल्फ हार्म, सुसाइडल रिस्क, मतलब अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है या खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। एक और चीज यहाँ पे लिखी है, वो है सीवियर अग्रेशन। अब सीवियर अग्रेशन एज इन बहुत ज्यादा गुस्से में कोई है तो वो किसी और को भी हार्म कर सकता है, वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इसी वजह से सीवियर अग्रेशन वाले पेशेंट्स को भी हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये बाकी हम अलग से डील करेंगे, सब कुछ हमें अलग से एक यूनिट में डील करना है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।